hello everybody. A very beautiful good morning. Let me quickly check beta if we are perfectly live. एक बार आप लोग मुझे चेक कर लेने देंगे. देखिए क्या हम लाइव है. हाँ जी. Yes, we are perfectly live. Good morning, ma'am. Good morning, everybody. Good morning, everyone. And welcome to the class. चलिए एवरीबडी सभी बच्चों को सुप्रभात है. अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है बेटा. एंड क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आई वेलकम एवरीबडी इन दी टुडेज क्लास. ऑल राइट, आ जाएंगे. आई होप एवरीबडी इज डूइंग रियली गुड. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. नया दिन है, फुल एनर्जी है और सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है. आ जाएंगे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. तो मैडम आज का दिन की शुरुआत कैसे की जाएगी? अगेन आज के दिन की शुरुआत की जाएगी एक ब्यूटीफुल टिप ऑफ द डे से. क्या मैडम, क्या टिप है? आज का टिप क्या है? आज का टिप ये है कि आप सभी को अपने आप पे क्या रखना है? सेल्फ बिलीफ. राइट. देखो मैं बता रही हूँ, पूरे सीए जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए आपका रोल प्ले करेगी वो होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो सभी बच्चों को मैं एक चीज बोलती हूँ, आप अपने आप पे 100% कॉन्फिडेंस रखेंगे, सेल्फ बिलीफ रखेंगे एंड पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करेंगे. देखो अगर रो पिट के पढ़ना है तो भी तुम्हें पढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना होगा तो भी तुम्हें पढ़ना होगा. तो बेटर ये रहेगा कि हंसते हंसते खेलते खेलते पॉजिटिव नोट पे पॉजिटिविटी के साथ सारे लेक्चर्स देखो, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करो तो आएंगे मजे. और वही अगर रोते रोते नेगेटिविटी के साथ देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला. तो आज का टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे ये है कि आप सबको हंसते खेलते हुए पढ़ाई करनी है, बढ़िया से पढ़ाई करनी है और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करनी है. ये आपका टिप ऑफ द डे है. चलिए. ओके मैडम. ओके मैम, मुझे एग्जाम्पल 8 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल में डाउट है, प्लीज बता दीजिए. बेटा अंकित, लास्ट में आपका जो भी डाउट होगा वो एड्रेस हो जाएगा. जो भी आपका डाउट है, सबसे पहले तो आज की मैम कल की क्लास में डाउट है. ज्योति पूछ लो बेटा, कल की क्लास का डाउट तो कल ही की क्लास में आपको पूछ लेना चाहिए था, पर अगर कोई पेंडिंग डाउट है तो पूछ लो. मैम हाउ आर यू? आई एम गुड. अच्छा एक और चीज, कल मैंने जो आपको एक होमवर्क दिया था उसमें एक्चुअली मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया था वो उसका कुछ पार्ट चैप्टर नंबर 2 से है. तो आई एम श्योर आप लोग वो होमवर्क क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 2 उसमें इन्वॉल्व हो जाता है. एक्चुअली मैंने आप लोगों को होमवर्क देने के बाद एक बार चेक किया था, तो चेक करने के बाद वो चैप्टर नंबर 2 का सवाल है. तो इसलिए आप लोग अभी उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि वो चैप्टर नंबर 2 से है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 2 से है, वो गलती से आपके होमवर्क में चला गया. ठीक है. ओके ओके. एक्चुअली क्या है, जैसे मैं बता रही हूँ, सब्सिडरी की एक्सप्लेनेशन का पॉइंट 1 समझ नहीं आया. ज्योति आप कल की क्लास आपने देखी थी कि नहीं? आपको कल ही की क्लास में मैंने बताया था. अच्छा एक और चीज, सारे बच्चे बेटा क्लास में थोड़ा अटेंटिव होके सुनना है और अगर आप कोई पॉइंट बीच में मिस कर देते हो तो आपको वापस जाके रिकॉर्डेड देखने का ऑप्शन आता है. ज्योति आपने आई होप कल की क्लास देखी है, बहुत ही अच्छे से बेटा हमने डिटेल में वो पॉइंट पढ़ा था, सब्सिडरी का पॉइंट 1. इनफैक्ट मैंने हिंदी में आपको लिखवाया भी था आपके नोट्स में कि ये क्या होता है. तो बेटा अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव होके सुनोगे या आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरा पॉइंट समझिएगा. कल ही की क्लास में मैंने डिटेल में वो बात बताई थी, हिंदी में लिखकर भी बताई थी. तो आपने अगर कल की क्लास अगर कभी ऐसा समझ में ना आए तो रिकॉर्डेड का ऑप्शन आपके पास है, फिर से क्लास खोलकर आप उस पॉइंट को देख सकती हो तो क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि क्लास में बहुत ब्यूटीफुली डिस्कस हो गया था वो पॉइंट. ठीक है मैम, मैंने आपने क्वेश्चन दिया था पर समझ नहीं आ रहा था कैसे लिखे. दूसरा क्वेश्चन हो गया होगा बेटा गीता, जो आई होप आप सभी को समझा. बेटा कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दिया था ना,
वो क्वेश्चन नंबर 3 आपके चैप्टर नंबर 2 से चला गया था गलती से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है, जब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 2 का सवाल था। सारे बच्चे, अगेन आई विल रिपीट, बेटा कल जो आपको होमवर्क में चला गया था 2 क्वेश्चन गए थे, एक तो बराबर था, प्राइवेट कंपनी के ऊपर था, उसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। दूसरा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो चैप्टर नंबर 2 से चला गया था, ठीक है। तो उसको अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ओके। आयुष अग्रवाल, ये सीए फाउंडेशन का क्लास नहीं है बेटा, सीए इंटर का क्लास है। आप सभी टीचर्स के डेमो देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में अच्छा लगता है आप उनके क्लासेस ले सकते हो। आयुष, दिस इज अवर मेन क्लास, दिस इज नॉट सीए फाउंडेशन क्लास बेटा, प्लीज स्पैम ना करें। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे कैसे लिखना है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलो एवरीबडी, सारे बच्चे आ जाओगे। अच्छा, कौन बताएगा, ज्योति का डाउट कौन एड्रेस करेगा? चलो देखें, कल की क्लास में हमने डिटेल में एक पॉइंट डिस्कस किया था जो शायद ज्योति ने मिस कर दिया। देखे कौन बच्चे ज्योति के डाउट को एड्रेस करेगा। एवरीबडी, सब्सिडरी कंपनी मेरे सामने है, आपने क्या मिस किया है? ज्योति क्या कह रही है, क्या नहीं समझ में आया था? एक मिनट, सब्सिडरी के एक्सप्लेनेशन के पॉइंट का 1 समझ में नहीं आया, कौन बताएगा बेटा? मैंने क्या बताया था कल हिंदी में? जनवरी 25 वाले देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये पॉइंट का मतलब कौन बताएगा बेटा? ए पॉइंट का मतलब कौन बताएगा? कल ही की क्लास में कितना सुंदर से हमने ये डिस्कस किया था, कौन बता पाएगा? इस पे हमने सवाल भी किया था, बल्कि इस पे मैंने सवाल भी पूछा था आपसे, कौन बता पाएगा? हिंदी में मैंने इसको एक चीज बोली थी। चलिए देखते हैं कौन बच्चा इसे आंसर करता है। ज्योति को बता दो, एवरीबडी। कौन बताएगा? मैम वो सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। क्या क्लियर नहीं हुआ है बेटा? बेटा कितना डिटेल में हमने डिस्कस किया है। राज, पहले तो ज्योति के डाउट को एड्रेस करने दो। अंकित कह रहा है होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की डीम्ड सब्सिडरी होगी। वेरी गुड, यस, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी डीम्ड सब्सिडरी होगी। देखो, अगर होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसकी भी एक सब्सिडरी है, तो वो होल्डिंग कंपनी की डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी। बिल्कुल, वेरी वेरी गुड शशि, वेरी गुड श्रिया, वेरी गुड अंकित, वेरी वेरी नाइस। तो आई होप ज्योति आपको समझेगा। वापस से इसको पढ़िए, अगर आप धीरे से भी पढ़ेंगे या कल की क्लास भी देख के पढ़ेंगे, आपको ब्यूटीफुली समझ आ जाएगा कल की क्लास में। और सारे बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा बेटा, थोड़ा अलर्ट होके सुनो, क्योंकि सेम सेम पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट? ज्योति स्पेशली ध्यान दीजिए बेटा, इधर आइए। कहता है अ कंपनी shall be deemed to be a subsidiary company of a holding company। अगर एक होल्डिंग कंपनी है P, ठीक है, चलो एक होल्डिंग कंपनी है P, ठीक है, होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी है कौन? Q, ठीक है, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कौन है? Q। तो कहता है अगर a company shall be deemed to be the subsidiary of a holding company, होल्डिंग कंपनी की, जो कि ये है हमारे केस में, होल्डिंग कंपनी की डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी ऐसी कोई कंपनी जो कंट्रोल सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। ये कंट्रोल अगर कौन एक्सरसाइज कर रहा है? कोई होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एक्सरसाइज कर रही है। होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को क्या करती है? दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है, या दूसरी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करती है, जैसे कंपनी है एल, तो ये जो एल है वो पी की डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी। तो पी इज द होल्डिंग कंपनी एंड एल क्या माना जाएगा? डीम्ड सब्सिडरी माना जाएगा। किसका? ऑफ पी, ठीक है एवरीबडी, सिंपल सी बात है। लेकिन 2 लेयर तक कंसिडर किया जाएगा। लेयरिंग भी कल मैंने आपको समझाई थी।
ज्योति, कल लेयर के बारे में भी हमने बात किया था, वो भी मिस किया आपने। बहुत ही सिंपल तरीके से बोला हुआ है, अ कंपनी, ये कंपनी दैट इज एल, अगर ये कंपनी एल एल डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी, किसकी? होल्डिंग कंपनी की। एल, वापस से सुनो मेरी बात, एल डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी पी की, अगर ये जो कंट्रोल लिखा हुआ है 1 और 2 पॉइंट में, 1 और 2 पॉइंट में जो कंट्रोल लिखा हुआ है, ये कौन एक्सरसाइज कर रहा है? ये क्यू एक्सरसाइज कर रहा है एल पे। अगर क्यू एल का मोर देन 50% वीपी होल्ड करता है, या क्यू एल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है, तो एल विल बी द डीम्ड सब्सिडरी ऑफ द पी। नो मैम, वो पता है, तो फिर आपको क्या नहीं पता है ज्योति? आप अपना डाउट्स पूछे बेटा। What did you not understand? यही तो पॉइंट कह रहा है, इसके अलावा पॉइंट कुछ कहता ही नहीं है। तो अगर आपको ये समझ गया तो आपका डाउट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, मतलब आपको मतलब डाउट था ही नहीं। अगर आपको ये चीज पता है तो 2 लेयर तक माना जाएगा, यस बिल्कुल शशि, वैसे ही लिखना है। बल्कि मैं आपका होमवर्क भी डिस्कस करूंगी आज, ठीक है? जो हमने कल होमवर्क दिया था ना, जिसमें से एक तो अपने इस अटेम्प्ट का था ही नहीं। लेयर पता है, ये बोला। आई होप आपका डाउट एड्रेस किया गया ज्योति बेटा, आपका डाउट एड्रेस हुआ? एक कंपनी डीम्ड सब्सिडरी कंपनी मानी जाती है होल्डिंग कंपनी की, अगर सब्सिडरी कंपनी उस कंपनी को मोर देन 50% वोटिंग पावर से होल्ड करे या उसके बोर्ड के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करे। मैंने आपको कल की क्लास में यहाँ पे हिंदी में लिखवाया था, मेरे सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी। अगर मेरी कोई सब्सिडरी है, उसकी भी अगर कोई सब्सिडरी है, तो मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी किसकी सब्सिडरी? मेरी सब्सिडरी मानी जाती है। ठीक है, चलिए, ऑल राइट एवरीबॉडी, ये तो हो गई कल की क्लास की बात। चलो, ऑल राइट एवरीवन, और किसी का कोई डाउट है? चलो अब भी पूछ लो, किसी का और कोई डाउट है? कल आपके 2 में से एक क्वेश्चन तो आपसे हुआ होगा, प्राइवेट कंपनी वाला, बहुत ही सिंपल था वो। वैसा ही एक क्वेश्चन कल हमने प्रैक्टिस भी किया था। ऑल क्लियर है? एग्जाम्पल 8 बेटा, उसके लिए स्टडी मैट खोलना पड़ेगा। तो अभी स्टडी मैट ओपन नहीं है, तो लास्ट में हम स्टडी मैट खोलेंगे। अंकित, अभी मेरे पास स्टडी मैट खुला हुआ नहीं है ना, तो वो नहीं खोल सकते। जब हम स्टडी मैट खोलेंगे उसके बाद आपका लास्ट में डाउट एड्रेस कर देंगे, ठीक है? चलिए, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े बेटा, नया कुछ पढ़े सारे बच्चे, आइएगा। और एक निवेदन रहेगा बेटा सभी बच्चों से, बेटा थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़े प्लीज, ओके? एवरीबॉडी प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना इंप्रूव करके, क्लास में फोन वोन यूज नहीं करना, थोड़ा कॉन्सेप्ट को सुनो क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है? चलो, फोन वोन रीलें चलाने लग जाते हो ना तुम, इंस्टाग्राम की रील लगाने लग जाते हो, वो सब मत करो, ठीक है? प्लीज क्लास में, क्लास पे ध्यान दो। इंस्टाग्राम के रील को ब्रेक में देख लेना, ठीक है? ओके मैडम, चलो ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं बेटा। स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ओके? सेक्शन 2 क्लॉज 85 टॉक्स अबाउट स्मॉल कंपनी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा हुआ है किसमें? सीए फाउंडेशन में। स्मॉल कंपनी क्या होती है? अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैडम स्मॉल कंपनी क्या होती है आप हमें बताइए, ठीक है? ओके, चलो पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो लेट्स हियर इट। मैडम स्मॉल कंपनी मतलब क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मॉल कंपनी? एवरीबॉडी स्टे अलर्ट, हाँ? स्मॉल कंपनी बेटा, सबसे पहले तो कहता है स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी ना हो। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी, राइट? क्योंकि अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो मतलब आप बड़े हो गए ना। कहता है स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी पहले तो जो पब्लिक कंपनी ना हो, क्योंकि अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी है तो फिर आपकी एक बड़ी कंपनी है, तो वो स्मॉल कंपनी की
डेफिनेशन में नहीं आ सकती, उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी तो बड़ी होती है मैडम, हाँ, तो उसको हम स्मॉल कह सकते हैं क्या? नहीं। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या कहता है? स्मॉल कंपनी मतलब एक कंपनी जो सबसे पहले पब्लिक कंपनी ना हो, और दूसरा क्या बोला हुआ है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड ना करे, कितने अमाउंट से? डज नॉट एक्सीड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस और such higher amount as may be prescribed, higher amount as may be prescribed, very very good, ठीक है। higher amount as may be prescribed but shall not prescribe more than 4 CR, ठीक है, ओके। और जिसका टर्नओवर क्या बोला हुआ है बेटा? जिसका टर्नओवर एक्सीड ना करे, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 CR और such higher amount as may be prescribed, ठीक है, but shall not prescribe more than 40 CR। मैडम ये क्या है? अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे बेटा। मैडम स्मॉल कंपनी मतलब क्या होता है? बेटा स्मॉल कंपनी मतलब एक कंपनी सबसे पहले जो क्या ना हो, पब्लिक कंपनी ना हो, ठीक है, पब्लिक कंपनी ना हो, और कहते हैं जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से एक्सीड ना करे? 50 लाख रुपए, या अगर लॉ ने कोई 50 लाख से हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दी है तो उससे एक्सीड ना करे। एक मिनट, मैं यहां पे मार्क कर देती हूँ 4 CR 40 CR 4 CR 40 CR has been prescribed 10 CR and 100 CR। चलो सुनेंगे। तो बेटा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से एक्सीड ना करे? 50 लाख से एक्सीड ना करे, या सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो मैम क्या सरकार ने रूल्स में हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है क्या? यस। कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है? 4 करोड़ प्रिस्क्राइब किया गया है। तो मैडम क्या 4 करोड़ से ऊपर भी सरकार कभी प्रिस्क्राइब कर सकती है क्या? मान लो आज तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है 4 करोड़, क्या सरकार आगे जाके 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ भी प्रिस्क्राइब कर सकती है क्या? कर सकती है, बट 10 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो कहता है देखो स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो सबसे पहले पब्लिक कंपनी ना हो और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से एक्सीड ना करे, 50 लाख से एक्सीड ना करे, या फिर हायर अमाउंट अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है तो मैडम गवर्नमेंट ने, सरकार ने हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखा है। यस, सरकार ने 4 करोड़ का अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। क्या मैडम आगे भी सरकार इस अमाउंट को बदल सकती है क्या? 4 से 6 करोड़ प्रिस्क्राइब कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, पर 10 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है, ठीक है। सरकार भी 10 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। ओके, अब मैडम और क्या होती है पब्लिक कंपनी? जिसका जो टर्नओवर है एंड जिसका जो टर्नओवर है वो एक्सीड ना करे, कितने अमाउंट से एक्सीड ना करे? 2 करोड़ से एक्सीड ना करे, या सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। मैडम सरकार ने कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखी है? बिल्कुल, 40 करोड़ की अमाउंट आज के डेट पे प्रिस्क्राइब कर रखी है कि स्मॉल कंपनी मतलब वो जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड ना करे। 2 करोड़ से ऊपर कोई हायर लिमिट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है? यस, कितने की? 40 करोड़ की। मैडम गवर्नमेंट आगे जाके 40 का 50, 50 से 60, 70, 80 कोई और हायर अमाउंट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, पर 100 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो स्मॉल कंपनी, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लिखूं, तो स्मॉल कंपनी मतलब क्या हो गई? स्मॉल कंपनी मतलब वो जो पब्लिक ना हो और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल
कितने अमाउंट से एक्सीड ना करे, अभी कितना प्रिस्क्राइब है, 4 करोड़ से एक्सीड ना करे, और जिसका टर्नओवर कितने से एक्सीड ना करे, 40 करोड़ से एक्सीड ना करे। ठीक है, पहले क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ था, 50 लाख, पर क्या गवर्नमेंट ने अभी हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दी है? यस, कितनी, 4 की प्रिस्क्राइब कर दी है। पहले कितनी थी पता है, पहले 2 करोड़ थी, फिर 2 से अब गवर्नमेंट ने 4 कर दी। मैडम आगे जाके फ्यूचर में 4 से गवर्नमेंट 6 भी कर सकती है क्या? हाँ, पर एक लिमिट लगा रखी है कि आप 10 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। वैसे ही जिसका टर्नओवर किससे एक्सीड ना करे, 2 करोड़ से, या सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। मैडम गवर्नमेंट ने कोई हायर, सरकार ने कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखा है? यस। कितना हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखा है? 40 करोड़। पहले 20 था, अब 40 कर दिया। अब आगे जाके मैडम 60, 70, 80, 90 कर सकते हैं क्या? हाँ, बट सरकार भी 100 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती हायर अमाउंट। सारे बच्चों को समझा? एवरीबडी, सबको समझा? ₹50 लाख की तो बेटा लिमिट लिखी हुई है, पर क्या गवर्नमेंट ने इस लिमिट से ऊपर लिमिट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दी है? यस। आगे जाके और भी हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हाँ, पर क्या 10 करोड़ से ऊपर हायर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? नहीं। टर्नओवर के केस में 2 करोड़ तो लिखा हुआ है, क्या गवर्नमेंट ने और हायर प्रिस्क्राइब कर दी? कितनी? 40 की। पर क्या मैडम आगे जाके सरकार 50, 60, 70 भी प्रिस्क्राइब कर सकती है? हाँ, पर 100 से ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा? सो दिस इज अ स्मॉल कंपनी। तो एवरीबडी, किसी को कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है? आ जाओ, तो सारे बच्चे आइएगा और इसे देखिएगा। स्मॉल कंपनी मतलब एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी ना हो, सबसे पहले, अदर देन अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड ना करे, कितने अमाउंट से? 50 लाख रुपए की तो लिमिट ओल्ड हो गई, पर क्या और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड? क्या गवर्नमेंट ने हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दी है? यस। कितनी प्रिस्क्राइब कर दी है? 4 CR की कर दी है हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड। बट आगे जाके गवर्नमेंट अगर हायर, इससे भी हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब करती है, बट नॉट मोर देन 10 करोड़। 10 करोड़ से ऊपर आप हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। टर्नओवर जिसका, एंड स्मॉल कंपनी मतलब वो जिसका टर्नओवर पीएनएल के हिसाब से फॉर द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर एक्सीड ना करे 2 करोड़ रुपए से, या सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पर क्या मैडम सरकार ने हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखी है? कितनी? 40 करोड़ प्रिस्क्राइब कर रखी है। क्या गवर्नमेंट आगे जाके 40 का 50, 60, 70 भी कर सकती है? बिल्कुल। पर क्या 100 करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है? नो। सारे बच्चों को तो यहाँ पे देखो रूल्स में क्या लिखा हुआ है, एज पर द रूल्स कहां पे प्रिस्क्राइब होता है, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था। हायर अमाउंट अगर है, मान लो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, तो किधर प्रिस्क्राइब्ड होता है? रूल्स में। तो रूल्स में क्या लिखा हुआ है? पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट लिखी हुई है, कितनी? 4 करोड़ की, एंड टर्नओवर की लिमिट लिखी हुई है, कितनी? 40 करोड़ की, जो प्रिस्क्राइब की है आज की डेट पे सरकार ने, ठीक है? ओके मैडम, तो 50 लाख और 2 करोड़ क्यों लिखा है? बेटा वो ओल्ड लिमिट्स थे, उसके ऊपर अमाउंट ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर चुका है। हाँ, कल चलकर रूल में 4 और 40 की जगह और भी कोई अमाउंट आ सकती है। हाँ, तो ये ओल्ड लिमिट्स थे 50 लाख के, या ये 2 करोड़ के, पर इससे ऊपर भी क्या गवर्नमेंट हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर चुकी है क्या? आज की डेट पे कर चुकी है, ठीक है? ओके, एवरीबडी समझा? और यहां पे आप देखो एंड है बीच में, मतलब दोनों ही कंडीशंस पूरी होनी पड़ेगी। पेड अप शेयर कैपिटल भी किससे कम होना पड़ेगा? 4 करोड़ से कम होना पड़ेगा, एंड टर्नओवर भी कितने अमाउंट से कम होना पड़ेगा? 40 करोड़ से कम होना पड़ेगा। दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी होता है, ठीक है? मैम 10 करोड़ से ज्यादा करना हो तो न्यू एक्ट बनेगा। बेटा 10 करोड़ से ऊपर आप कर ही नहीं, न्यू एक्ट क्यों बनेगा? मतलब लॉ में या तो अमेंडमेंट लाया जाए, अगर सरकार इस 10 करोड़ के लिमिट को हटा के आगे कोई लिमिट बढ़ाना चाहती है तो फिर अमेंडमेंट आएगा, ठीक है? ओके मैम, पेड अप शेयर कैपिटल अगर 40 लाख हो और टर्नओवर 1.5 करोड़ हो तो स्मॉल कंपनी होगी क्या? तुम सोच के बताओ अंकित, खुद सोचो। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो आपके क्वेश्चन में हो रही है क्या? नहीं। एंड टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, आपके केस में हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या वो स्मॉल कंपनी होगी? हाँ, ठीक है।
यस शशि, ऑलमोस्ट वही समझ सकते हो, इनवैलिड ही है वो, पर यहाँ पे पुराना लिमिट भी लिखा हुआ है तो हम तो उसको वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट सभी लिखी हुई है तो अपने वैसे ही लिखेंगे। सारे बच्चों को समझ में आया बेटा? सारे बच्चे बताओगे? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, लेट्स आस्क यू अ क्वेश्चन। मैम देन हमें ओनली 4 एंड नहीं बेटा, लिखकर आपको पूरी आनी है। शशि शेखर, लिखकर आपको पूरा ही आना है, याद आपको ये रखना है 4 एंड 40 लिखकर, जैसे आपकी बुक में पूरा पुरानी लिमिट के साथ में लिखा हुआ है वैसे आपको भी पुरानी लिमिट के साथ में एंड सच हायर अमाउंट ये पूरा लिखकर आना पड़ेगा। आपको आधा, अगर आप सिर्फ इतना ही लिखकर आते हो 4 एंड 40 तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो एवरीवन, अगर एक बेटा स्मॉल कंपनी है, चलो लेट्स से एक कंपनी है, उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है एंड उसका टर्नओवर 41 CR है। मुझे बताओ क्या ये स्मॉल कंपनी होगी? वेदर विल इट बी स्मॉल कंपनी? अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना मैडम? हाँ, पर मतलब सेम निकलना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर जैसे मैंने लिखा अपनी लैंग्वेज में ऐसे ही लिखोगे और आप कोई मतलब अलग नहीं निकाल दोगे। क्या ये स्मॉल कंपनी होगी? नहीं, नो मैडम ये स्मॉल कंपनी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, एक कंपनी है उसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है एंड उसका टर्नओवर 15 CR है, क्या ये स्मॉल कंपनी है? बताओगे सारे? क्या ये बेटा स्मॉल कंपनी है? यस, ये क्या होगा? स्मॉल कंपनी होगा। अच्छा अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, ये कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। अब आपका आंसर बदलेगा या आंसर सेम रहेगा? Will your answer be different or will your answer change? The company is XYZ Limited. क्या आपका आंसर सेम रहेगा कि ये स्मॉल कंपनी है या आंसर बदल जाएगा? मैडम ये स्मॉल कंपनी नहीं है। अब मैडम ये स्मॉल कंपनी नहीं है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। व्हाई? क्योंकि ये हो गई पब्लिक कंपनी, लिमिटेड ऐड हो गया मतलब ये क्या हो गया? पब्लिक कंपनी हो गई। तो पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी हो सकती है क्या? नहीं, तो उस केस में स्मॉल कंपनी नहीं होगी। वेरी गुड, चलो वेरी वेरी नाइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, इसको अभी अपने रीड करेंगे। आ जाओ सारे बच्चे। कहता है नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। कहता है ये कंपनीज जो ABC में लिखी हुई है, ये कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। मतलब अगर आप एक होल्डिंग कंपनी हो, क्या तुम्हारी होल्डिंग, तुम होल्डिंग हो, तुम्हारे नीचे एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज है, तुम काय के स्मॉल हुए? होल्डिंग कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती। सब्सिडरी कंपनी, तुम्हारे ऊपर होल्डिंग के हाथ हैं, होल्डिंग की छत्र छाया में काम कर रहे हो, सब्सिडरी आप भी कभी स्मॉल नहीं माने जाओगे। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? चैरिटेबल कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। ये कौन सी कंपनी होती है बेटा? चैरिटेबल पर्पज के लिए बनी हुई कंपनी। तो अगर आप चैरिटेबल पर्पज के लिए बने हुए हो, तो चैरिटी कर रहे हो आप, काय के स्मॉल हुए? आप स्मॉल नाने नहीं जाओगे। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो मतलब आप एक चैरिटेबल कंपनी हो, चैरिटेबल पर्पज है आपका, तो आप कोई स्मॉल नहीं माने जाओगे, क्योंकि आप चैरिटी वैरिटी कर रहे हो, तो काय के स्मॉल हुए? नहीं हुए। फिर क्या कहता है? अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। अगर आप एक स्पेशल गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट में बने हो तो फिर आप स्मॉल नहीं हो। अ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट में बने हो, काय के स्मॉल हुए? चैरिटेबल सेक्शन 8 कंपनी हो, काय के स्मॉल हुए? होल्डिंग कंपनी हो, काय के स्मॉल हुए? सब्सिडरी कंपनी हो, काय के स्मॉल हुए? पब्लिक कंपनी हो, काय के स्मॉल हुए? तो ये कंपनीज कभी भी स्मॉल नहीं होगी। सारे बच्चों को समझ में आ गया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? किसी को कोई भी डाउट है अभी ही पूछ लो सारे बच्चे। चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी से मुझे बताओ, आप सभी को समझा बेटा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन? स्मॉल कंपनी या कंपनी मतलब जो पब्लिक ना हो और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से एक्सीड ना करे? 50 लाख या सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कितना हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है? 4 करोड़। आगे और भी प्रिस्क्राइब हो सकता है, हाँ, बट शैल नॉट बी मोर देन 10 CR। टर्नओवर जिसका एक्सीड ना करे 2 करोड़ या सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड।
कितना हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है? 40 करोड़ प्रिस्क्राइब्ड है। तो 40 करोड़ से भी ऊपर कभी प्रिस्क्राइब हो सकता है? यस, नॉट मोर देन 100 CR। बिल्कुल हो सकती है प्रांजल। मैम ओपीसी स्मॉल, हाँ बिल्कुल हो सकती है। यस प्रांजल, बिल्कुल हो सकती है बेटा। एवरीबडी, मैम प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी ओन कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं कर सकती है? कोई भी कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है। समझ में आ रहा है? मैम प्राइवेट कंपनी क्या सब्सिडरी ओन कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? कोई बैन थोड़ी लगा है। प्राइवेट कंपनी तुम किसी दूसरे कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? प्राइवेट कंपनीज की सब्सिडरीज हो सकती है। मतलब इसमें क्या दिक्कत है? प्राइवेट कंपनी, अगर तुम किसी दूसरे कंपनी के मोर देन 50% वीपी होल्ड करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कर सकते हो, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ओके। चलो एवरीबडी, ओके, सबको समझा? चलो एवरीबडी, आगे बढ़ू बेटा। ओके, सो दिस वाज योर स्मॉल कंपनी। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लिमिट्स आप सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रांजल, मैम सब्सिडरी, बेटा यार फिर से मैम सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड डाउट था, अभी पूछूं क्या? अभी पूछ लो बेटा, क्या डाउट है? बेटा कल कितने डिटेल में हमने सब्सिडरी पढ़ा, तुमको 50% वीपी का भी लॉजिक बताया। व्हाट इज द डाउट बेटा? चलो पहले आप एक काम करो, किसी को कोई भी पुराने कॉन्सेप्ट में डाउट है, अभी तक तो हमने 5-6 डेफिनेशन ही पढ़ी है, उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है पहले आप वो पूछ ले, सो दैट हम आगे शांति से बढ़ सकें, ठीक है, ताकि कोई डाउट नहीं रहेंगे। एक ही आदमी के पास होता है बेटा सारा कैपिटल। अंकित तिवारी, 1 पर्सन कंपनी मतलब एक आदमी की कंपनी, सारा कैपिटल एक ही आदमी के पास होता है, ठीक है, एक ही आदमी है, सोल मेंबर, सोल शेयर होल्डर। सारा का सारा शेयर्स किसके पास होता है? एक ही आदमी के पास होता है। 1 पर्सन कंपनी के केस में ऑल द शेयर्स आर हेल्ड बाय 1 पर्सन ओनली, ठीक है। मैम जब लेयर्स काउंट करते हैं, अगर होली ओन्ड सब्सिडरी होती है उसे स्किप कर देते हैं लेयर काउंटिंग में? नहीं। चलो गुड क्वेश्चन। प्रांजल का एक क्वेश्चन है, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। वैसे आपको लेयरिंग के बारे में प्रांजल इतना पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। व्हाटएवर यू आस्क्ड इट्स आउट ऑफ सिलेबस, बट फिर भी मैं इसको एड्रेस कर देती हूँ। लेट्स से एक्स लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है वाई लिमिटेड, और ये क्या है? ये क्या है? होली ओन्ड सब्सिडरी है। होली ओन्ड सब्सिडरी होना मतलब क्या होता है? एक्स लिमिटेड 100% वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, किसके? वाई लिमिटेड के। 100% शेयर्स वाई लिमिटेड के, 100% शेयर्स किसके पास है? एक्स लिमिटेड के पास है, राइट। अब वाई लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं टी लिमिटेड। वाई लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी है जिसे कहते हैं टी लिमिटेड। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था? सब्सिडरीज 2 लेयर तक काउंट होती है, ठीक है। अब वाई लिमिटेड क्योंकि होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो ये लेयरिंग में काउंट नहीं होता है, ये आपकी फर्स्ट लेयर मानी जाएगी। ऐसे केस में ये आपका फर्स्ट लेयर माना जाएगा। और उसके बाद अगर टी लिमिटेड की कोई सब्सिडरी होगी, क्यू लिमिटेड, तो वो आपकी सेकेंड लेयर मानी जाएगी। मतलब अगर आपकी कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है तो वो लेयरिंग में, मान लो यहाँ पे होली ओन्ड सब्सिडरी है तो मतलब आप ही हो, आपके पास अगर किसी के 100% शेयर है तो एक्स और वाई आप एक ही माने जाओगे, क्योंकि एक्स के पास सारे शेयर्स है वाई लिमिटेड के, तो ये फिर लेयरिंग में काउंट नहीं होता, ये आपका फर्स्ट लेयर माना नहीं जाता। आपका फर्स्ट लेयर ये माना जाता है और सेकेंड लेयर ये माना जाता है। पर अगर आपका कोई कंपनी है वाई लिमिटेड, उसका कोई सब्सिडरी है क्यू लिमिटेड, अब ये होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है, वाई लिमिटेड के पास 60% वोटिंग पावर है क्यू लिमिटेड के, तो ये क्या माना जाएगा? फर्स्ट लेयर माना जाएगा। और क्यू की अगर कोई सब्सिडरी है एस,
तो ये क्या मानी जाएगी, सेकेंड लेयर मानी जाएगी। लेकिन लेयरिंग आपके बुक में डिस्कस नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको समझ आ गया, वेरी वेरी गुड। लेकिन जो ये आउट ऑफ सिलेबस चीज है, बट व्हाटएवर इट इज, इंफॉर्मेशन पर्पज से अगर आपको ये चीज पूछनी है तो आई होप आपको समझ में आया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। लेकिन अगर कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है तो होली ओन्ड सब्सिडरी लेयर में काउंट नहीं होती, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट लेयर। आई होप आपको समझ गया, आउट ऑफ सिलेबस है बेटा ये, बट ठीक है, ठीक है। प्रांजल, आपने मेरा कोई प्रीवियस वीडियो देखा है? फॉर श्योर आई कैन 100% से दैट ये कॉन्सेप्ट आपने मेरे कोई प्रीवियस वीडियो में देख के डिस्कस किया है ना? हाँ, चलो आ जाओ। बेसिक सी बात है, बट देखो जो चीज, यस मैडम प्रांजल, तो बेटा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस था तो तेरे को समझ में आ गया होगा, फिर तेरे को डाउट क्यों आया? यस मैम, क्लियर, न्यू कॉन्सेप्ट पता चला, ठीक है, नई अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग बात है, पर सिलेबस के रिलेटेड बात नहीं है। बट अगर आपको लेयरिंग आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं है तो मैंने भी आपको 2 लेयर्स बताए हैं, और इस पे ज्यादा डिटेल में जाओ मत, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट व्हाटएवर इट इज, आपको समझ आ गया है, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए ओके, चलो आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्मॉल कंपनी हमने डिस्कस कर लिया। अभी भी किसी को कोई सब्सिडरी कंपनी में डाउट है बेटा? अगेन, आगे बढ़ने से पहले कोई और ऐसा बच्चा है जिसे जो हमने कल की क्लास में पढ़ा उसमें डाउट है, तो पहले वही पढ़ेंगे जिसमें अगर किसी को कोई डाउट है पहले उसी पॉइंट को एड्रेस करेंगे, ठीक है? एनीबॉडी एनी डाउट, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट रहे। एकदम कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। प्रांजल कह रहा है वो रिविजनरी वीडियो था, ज्यादा डीप में नहीं था। अच्छा ओके, समझा? नो मैडम, क्लियर है। चलिए परफेक्ट, ओके, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बेटा ये हो गया स्मॉल कंपनी। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे किसको, अब हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज योर लिस्टेड कंपनी। आप सभी को पता है क्या लिस्टेड कंपनी क्या होती है? चलो एक एक एग्जाम्पल दो मुझे, एक एक लिस्टेड कंपनी का सारे बच्चे एग्जाम्पल देंगे। चलो देखते हैं, आप लोग सब लोग एक चीज तो जानते हो कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है ना? मैडम बहुत सिंपल है, लिस्टेड कंपनी मतलब वो जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो, है ना? अब कोई मुझे एक एक बच्चा एक एक एग्जांपल अलग अलग कंपनी का देगा। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, एमआरएफ, रिलायंस, ओके। शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हो मैडम उसे बोलेंगे, ओके। और एग्जांपल दो मुझे, जोमैटो, विप्रो, टीसीएस, एशियन पेंट्स। मैडम ये सारे तो लिस्टेड कंपनीज हो गए, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अगेन एवरीबडी पे अटेंशन। पहले मैं एक काम करूंगी, आपको पूरा का पूरा पॉइंट लिखकर समझाऊंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, बुक से रीड करेंगे। तो एवरीवन पे अटेंशन ऑन स्क्रीन। मैडम लिस्टेड कंपनी मतलब क्या होती है? बेटा लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी, किसी को नहीं लिखना है बस सुनना है। लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी एनी ऑफ दी सिक्योरिटीज, जिसके कोई भी सिक्योरिटीज क्या हो, वेयर एनी ऑफ द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। कहता है देखो लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज, अब सिक्योरिटीज वर्ड में सब आ जाता है। मैंने आपको बताया था अगर किसी कंपनी का शेयर्स लिस्टेड है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड है, कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो हम उसे क्या मानेंगे, हम उसे लिस्टेड कंपनी मानेंगे, ठीक है। पहले बेटा ये डेफिनेशन इतनी सी हुआ करती थी, इससे ज्यादा डेफिनेशन थी ही नहीं, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन थी क्या, कि लिस्टेड कंपनी मतलब एक कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी,
मान लो कंपनी ने शेयर इशू किया हुआ है तो शेयर अगर लिस्टेड हो गया, तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हुए हैं तो डिबेंचर अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया तो उसे लिस्टेड माना जाता था। मतलब आपकी अगर कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो मतलब आपको लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। और आपको लिस्टेड कंपनी के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको बहुत सारे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपके कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड थे तो आपको क्या माना जाता था? लिस्टेड माना जाता था। पर बेटा अब इस डेफिनेशन में क्या आया? अमेंडमेंट आया। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इस डेफिनेशन में थोड़ा अमेंडमेंट आया। मैडम अमेंडमेंट लाके क्या बोला? देखो इन्होंने बोला कि प्रोवाइडेड दैट, सुनना, सच क्लास ऑफ कंपनीज, कुछ ऐसे कंपनीज, सच क्लास ऑफ कंपनीज जिनके सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज as may be prescribed shall be excluded from definition of listed company। कह रहा है देखो 100 बात की एक बात, कहता है देखो ऐसे कंपनीज जिनकी ऐसी सिक्योरिटीज जो प्रिस्क्राइब की गई है, अगर वो लिस्टेड है भी तो भी हम उन्हें लिस्टेड नहीं मानेंगे। मतलब कुछ ऐसे कंपनीज जिनकी कुछ ऐसी सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है भी ना स्टॉक मार्केट पे तो भी उन कंपनीज को लिस्टेड कंपनीज नहीं माना जाएगा। मैडम कौन सी कंपनीज, कौन से सिक्योरिटीज, क्या बोल रही हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सुनना, एवरीबडी ध्यान से सुनेंगे। क्या कहता है? देखो अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, और आपकी इक्विटी लिस्टेड नहीं है, इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड, अगर आपके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, किस पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। कहता है देखो अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो और आपने अपने इक्विटी शेयर्स ही नहीं लिस्ट कर रखे स्टॉक एक्सचेंज पे, नहीं, आपने अपनी इक्विटी शेयर्स नहीं लिस्ट कर रखे, आप एक पब्लिक कंपनी हो, आपने इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं कर रखे, नहीं, पर आपने क्या लिस्ट कर रखा है? आपने अपने दूसरे सिक्योरिटीज को लिस्ट कर रखा है। जैसे आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट कर रखा है, या आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट कर रखा है, या हो सकता है आपने दोनों को ही लिस्ट कर रखा हो। स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है? जो मैंने लिखा है सिर्फ उसकी बात हो रही है। आपने इक्विटी तो लिस्ट नहीं करवाई, पर आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट करवा दिया, या आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट करवा दिया, या आपने दोनों को लिस्ट करवा दिया। तो हालांकि आपने अपनी ये सिक्योरिटीज लिस्ट करवा रखी है, पर क्या आपने अपने इक्विटी शेयर को लिस्ट करवा रखा है? नहीं। तो हालांकि आपने अपनी इन दो सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया हुआ भी है, तो भी आप लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं काउंट किए जाओगे। क्यों? क्योंकि यार इसने तो अपनी इक्विटी लिस्ट ही नहीं करवाई। आपने अगर अपनी इक्विटी लिस्ट नहीं करवा रखी और आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट करवा रखे हैं, तो आप लिस्टेड नहीं माने जाओ। काय को इतना कंप्लायंस करना है? देखो अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी के भर भर के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो यार अगर इस कंपनी ने अपनी इक्विटी ही नहीं लिस्ट करवा रखी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट करवा रखा है, काय को इतने कंप्लायंसेस करने हैं जो एक लिस्टेड कंपनी को करने पड़ते हैं? नहीं, आपको आपसे बर्डन हटा दिया गया है, आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे, आपको उतने कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है? अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, मैडम कल की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था क्या कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करवा ही नहीं सकती। क्यों? शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स कभी भी लिस्ट नहीं करवा सकती
क्योंकि शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है, कल की क्लास में डीपली डिस्कस किया था। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकती है क्या? नहीं, शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है, कंपनी को बिना पूछे तुम शेयर बेच ही नहीं सकते, तो काय को लिस्ट, कैसे लिस्ट हो जाएगा? लिस्ट हो ही नहीं सकता। अब मान लो प्राइवेट कंपनी ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो उन्होंने कैसे इशू किए थे? स्पेसिफिक ऑफर देके इशू किए थे। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर तो दे नहीं सकती, जनरल ऑफर तो दे नहीं सकती, पर स्पेसिफिक कुछ लोगों को ऑफर तो दे सकती है। हाँ, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर के ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई रोक लगा रखी है क्या कि डिबेंचर को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर स्पेसिफिक ऑफर देके आपने लिस्ट करवा दिया, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो वैसे ही अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकती। अब प्राइवेट कंपनी ने अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके स्पेसिफिक ऑफर देके इशू कर दिया और उसको लिस्ट करवा दिया, तो क्या प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड मान ले और उससे इतने सारे कंप्लायंसेस करवाए सेबी के? नहीं। अच्छा, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिनका जिनका इक्विटी तो लिस्टेड नहीं है, मतलब जिनका इक्विटी लेट्स से सिर्फ इक्विटी आर ओनली लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, आपने अपने इक्विटी को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर रखा है, भारत के स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे आपने अपने इक्विटी को लिस्ट नहीं कर रखा, तो भैया इंडिया में फिर हम आपको लिस्टेड नहीं मानते। अगर आपने अपने सिक्योरिटी, आपने अपने इक्विटी को इंडिया में नहीं लिस्ट करवा रखा, फॉरेन में लिस्ट करवा रखा है, फॉरेन के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उस पे लिस्ट करवा रखा है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं करवा रखा, फिर इंडिया में हम आपको लिस्टेड नहीं मानते। सारे बच्चे इधर आओगे, पहले ये डेफिनेशन क्या थी? इतनी सी थी, क्या कि लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे तो आप लिस्टेड मान लेते थे। लेकिन फिर अमेंडमेंट एक्ट 2000 ने आके क्या बोला कि कुछ ऐसे कंपनीज जिनके कुछ ऐसे सिक्योरिटीज जो नीचे प्रिस्क्राइब्ड है, ये अगर लिस्टेड है भी तो भी हम इन्हें लिस्टेड नहीं मानते। कौन से? अगर पब्लिक कंपनी, तुमने अपनी इक्विटी शेयर्स ही लिस्ट नहीं कर रखे, पर तुमने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट कर रखा है, तो हम आपको लिस्टेड मानेंगे नहीं। प्राइवेट कंपनी, तुमने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को स्पेसिफिक ऑफर देके लिस्ट करवा लिया, तो क्या आप लिस्टेड माने जाओगे? नहीं। पब्लिक कंपनी, तुमने भारत में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया पर किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा लिया, तो आप लिस्टेड माने जाओगे? आंसर इज नहीं। कोई भी बच्चे को पहले कोई डाउट है, पहले तो वो पूछोगे, उसके बाद अपने बुक से रीड करेंगे। चलो, अप्लाई और माइंड, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछें। चलिए जल्दी जल्दी, किसी को भी कोई, क्यों मैडम ऐसा क्यों, इनको क्यों हटा दिया, रीजन क्या है? बेटा बहुत कंप्लायंसेस होते हैं, तुमको नहीं पता, लिस्टेड कंपनी के छोटे मोटे कंप्लायंसेस नहीं है, लिस्टेड कंपनी को भर भर के कंप्लायंसेस है। सेबी बहुत ज्यादा कंप्लायंस करवाता है लिस्टेड कंपनी से, क्योंकि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी के बहुत कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, और यार जिसने अपनी इक्विटी ही लिस्ट नहीं करवा रखी उसको काय को आप लिस्टेड मानते हो? ठीक है, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट करवा के बैठे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, सारे बच्चों को, आप कह रहे हो मैडम हमें कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर दोगे मुझे। लेट्स से एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उस पब्लिक कंपनी ने, तुम सारे बच्चे जवाब देना, इक्विटी शेयर्स तो लिस्ट नहीं करवाए, इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड, बट इस पब्लिक कंपनी ने क्या कर रखा है? हाँ, पानी पीना याद आता है, हाँ, बट लेट्स से इन्होंने अपने कन्वर्टेबल डिवेंचर, एग्जैक्टली अंकित मैं भी वही बोल रही थी, इन्होंने अपने कन्वर्टेबल डिवेंचर को लिस्ट करवा रखा है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड मानी जाएगी या लिस्टेड मानी नहीं जाएगी? सारे बच्चे जवाब देंगे, आप अपने लॉजिक के हिसाब से जवाब दोगे। लेट्स सी कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। चलो, बाय द टाइम मैं एक बार, मेरा पानी का बॉटल खत्म हो गया है, मैं इसको भर के लाती हूँ, जब तक आप मुझे जवाब दोगे, देखते हैं।
क्या बोलती है पब्लिक? क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? आंसर इज मेजॉरिटी हैज आंसर्ड इट करेक्टली. वेरी वेरी गुड. राइट हैंड उठाओ, टैप ऑन योर बैक बेटा. वेरी वेरी गुड. आप ऑफ कोर्स लिस्टेड माने जाओगे. स्पेसिफिकली किसको एक्सक्लूड किया गया है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को. ठीक है, लिस्टेड माने जाओगे. ऑफ कोर्स आप लिस्टेड माने जाओगे. स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को दिया हुआ है. ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड. अब एक काम करोगे, मेरे साथ आकर लिस्टेड कंपनी को रीड करोगे. चलिए देखें कितने बच्चे बढ़िया से इसे समझ गए हैं. आइएगा बेटा. कहना देखो, लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे. ठीक है, कहता है सच क्लास ऑफ कंपनीज जिन्होंने लिस्ट करवा रखा है या जो सोच रहे हैं, इंटेंट कर रहे हैं लिस्ट करवाने को, ऐसी सिक्योरिटीज जो प्रिस्क्राइब की गई है इन कंसल्टेशन विद सेबी, ऐसी कंपनीज लिस्टेड नहीं मानी जाएगी. कहते ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपने ऐसे सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया है तो वो लिस्टेड नहीं माने जाएंगे. मैडम कौन से? तो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज लिस्टेड नहीं मानी जाएगी. क्या कहते हैं? सबसे पहले पब्लिक कंपनी. आपने इक्विटी शेयर्स को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करवाया, पर आपने किसको लिस्ट करवाया? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को, जो आपने इशू किए थे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे. प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस मतलब स्पेसिफिक ऑफर देके. कुछ लोगों को स्पेसिफिक ऑफर देके आपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को लिस्ट करवाया, या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो आपने इशू किए थे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, उसको लिस्ट करवाया, या आपने दोनों ही ऊपर वालों को लिस्ट करवा दिया, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो आपने इशू किए थे उन दोनों को भी लिस्ट करवा दिया हो, तो भी आप क्या नहीं माने जाओगे? लिस्टेड नहीं माने जाओगे. प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने लिस्ट करवाया है अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? स्पेसिफिक ऑफर देके प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा लिया, क्या आप लिस्टेड माने जाओगे? नहीं. अब कहता है पब्लिक कंपनीज, आपने अपने इक्विटी शेयर्स को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में लिस्ट नहीं करवाया, बट आपकी इक्विटी शेयर लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन जुरिस्डिक्शन एज स्पेसिफाइड हियर, मतलब फॉरेन में. आपके फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अगर इक्विटी लिस्टेड है, इंडिया में तो तुमने इक्विटी लिस्ट ही नहीं करवाई, तो तुम इंडिया में नहीं माने जाओगे. प्राइवेट कंपनी, तुमने स्पेसिफिक ऑफर देके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इशू किया और उसे लिस्ट करा लिया, तुम क्या लिस्टेड माने जाओगे? नहीं. अब क्या है? पब्लिक कंपनीज, तुमने अपनी इक्विटी लिस्ट नहीं किया पर तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, या दोनों भी इशू किए, क्या आप क्या माने जाओगे? लिस्टेड माने जाओगे? नहीं. सारे बच्चों को डीपली समझा ये कॉन्सेप्ट. क्या समझाया मैंने? एवरीबडी डिड यू अंडरस्टैंड? तो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जिनके कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज जो नीचे प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आप उन्हें लिस्ट भी करवा देते हो तो भी आप लिस्टेड माने नहीं जाते हो. पहले ये डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही थी. अब इस डेफिनेशन में रिलीफ लाने के लिए अमेंडमेंट लाया गया. तो भी लिस्टेड है? यस अंकित. चलो ओके बेटा, चलो एवरीबडी समझा? सारे बच्चों को डिटेल में समझ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी वेरी गुड. चलिए, तो अभी आपने मेरे साथ क्या पढ़ा? स्मॉल कंपनी पढ़ा, फिर आपने मेरे साथ क्या पढ़ा? लिस्टेड कंपनी पढ़ा. ओके, अब इसको भी पढ़ लीजिए. KMP सेक्शन 2 क्लॉज 51 बात करता है बेटा की मैनेजेरियल पर्सन के बारे में. मैडम KMP क्या होते हैं? KMP की मतलब क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट. की
जैसे बोलते हैं ना की एलिमेंट्स, की पॉइंट्स, तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कहते हैं की मैनेजेरियल पर्सन, एक कंपनी के सबसे की इंपॉर्टेंट लोग कौन माने जाते हैं? तो कहता है देखो, इन रिलेशन टू अ कंपनी, केएमपी मतलब हो गया, एक मिनट, शिप्रा, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक लिस्टेड है, तो आप क्या लिस्टेड माने जाओगे? नहीं बेटा, आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। अगर आपने अपनी इक्विटी शेयर को, आपने इक्विटी में, अगर आपने अपने इक्विटी शेयर्स को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा ही नहीं रखा है, तो आप लिस्टेड इंडिया में माने ही नहीं जाओगे। आपने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रखा है, तो आप इंडिया में लिस्टेड नहीं माने जाते। ठीक है एवरीवन, समझा? इंडिया में तुम लिस्टेड क्यों माने जाओगे? जब तुमने इंडिया में कुछ लिस्ट ही नहीं करवा रखा, तो तुम इंडिया में लिस्टेड माने नहीं जाओगे। समझा शिप्रा? अगर आपने अपनी इक्विटी इंडिया में लिस्ट ही नहीं करवा रखी, तो तुम इंडिया में लिस्टेड हो ही नहीं। तुमने फॉरेन में लिस्ट करवा रखी है, तो तुम फिर वैसे क्या माने जाओगे? वहां के हिसाब से लिस्टेड हो, पर इंडिया में लिस्टेड नहीं हो। ठीक है, ओके। एवरीबडी, किसी का कोई डाउट है? चलिए, केएमपी मतलब क्या होता है? केएमपी मतलब क्या हो गया? सीईओ, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, मैनेजर, इन्हें हम क्या कहते हैं? केएमपी। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कौन हो गया? मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब वो आदमी जो पूरे के पूरे बोर्ड को रिप्रेजेंट करे। पूरे के पूरे बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी क्या होता है? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे बड़े बड़े कंपनीज में एमडी होता है, वैसे ही कंसिडरेबली स्मॉल कंपनीज में मैनेजर होता है। तो केएमपी मतलब सीईओ, एमडी, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी भी मैम केएमपी माना जाता है क्या? यस। होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर क्या करता है? एमडी की मदद करता है काम करने में, मैनेजिंग डायरेक्टर की मदद करता है। होल टाइम डायरेक्टर मतलब वो आदमी जो कंपनी के साथ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। वो यहाँ पे एम्प्लॉयड है तो कहीं काम नहीं कर सकता, उसे कहते हैं होल टाइम डायरेक्टर, जो बेसिकली एमडी को काम करने में मदद करे। दैट इज होल टाइम डायरेक्टर, हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद कंपनी, कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयड है। ये भी केएमपी माना जाता है। यस। सीएफओ एंड सच अदर ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्या ये भी केएमपी माने जाते हैं? यस। कहते हैं सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स, मतलब सच अदर ऑफिसर्स, अगर सच अदर ऑफिसर्स नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के एक लेवल बिलो जो लोग हैं, जो कि कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब ये डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स से एक लेवल नीचे वाले लोग जो कंपनी के साथ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। और बोर्ड जिसे बोलती है, बोर्ड कहती है ये केएमपी है, डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय बोर्ड, मतलब ऐसे लोग जो बोर्ड के वन लेवल नीचे है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, और बोर्ड बोलती है ये केएमपी है, तो वो भी केएमपी माने जाएंगे। यस। और कहता है सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर रूल्स में कोई और भी प्रिस्क्राइब कर दे तो उनको भी हम केएमपी मानते हैं। सीए माना जाता है, इस लिस्ट में लिखा है क्या बेटा? दर्शन, नहीं। सीए, और अगर एक कंपनी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, ऑडिट करने आया है, तो ही इज नॉट अ कंपनी का आदमी, वो ऑडिट करने आया है, ऑडिट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा, अपना ओपिनियन देगा बेटा, वो अलग हो गया। सीए इज नॉट इन द केएमपी, ठीक है। बट हाँ, अगर मान लो कोई सीएफओ है, जो सीए है, पोस्ट पे बेसिस होता है। अगर आप एक सीएफओ हो, अब मान लो हो सकता है आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और किसी कंपनी में एज अ सीएफओ एम्प्लॉयड हो, तो क्या आप केएमपी हो? यस, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है प्रांजल। एवरीबडी, सारे बच्चे, अब मुझे एक बात बताएंगे, केएमपी, सारे बच्चे मुझे बताओ, की मैनेजेरियल पर्सोनल हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले सीईओ, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर अगर कंपनी में एमडी है तो एमडी, छोटे कंपनीज में मैनेजर है तो मैनेजर, या होल टाइम डायरेक्टर, सीएस, सीएफओ, या सच अदर ऑफिसर्स, दूसरे ऑफिसर्स जो क्या हो? वन लेवल बिलो द बोर्ड हो,
एक लेवल बिलो, बोर्ड के एक लेवल नीचे का आदमी जिसे बोर्ड ने डेजिग्नेट कर दिया कि ये केएमपी है, बोर्ड ने डेजिग्नेट किया है एज केएमपी, तो केएमपी माने जाएंगे। यस, सच अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उन्हें हम कहते हैं केएमपी। टॉप लेवल ही हो गए ये, और यस दीज आर द टॉप लेवल पीपल ऑफ द एंटिटी, दैट इज व्हाई दे आर की। की मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, की एलिमेंट्स बोलते हैं ना, की पॉइंट्स, की एलिमेंट्स मतलब इंपॉर्टेंट, तो टॉप लेवल के लोग हो गए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, दैट इज व्हाई केएमपी मतलब ही क्या हो गया, टॉप लेवल वाले लोग, की मैनेजरियल, द टॉप मैनेजरियल पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पीपल, कंपनी को मैनेज करने के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लोग, केएमपी, वो ये हो गए। समझा? याद रखना बेटा, सीईओ, सीएफओ, एमडी, मैनेजर, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, ऐसे लोग जो बोर्ड के एक लेवल नीचे है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, फुल टाइम कंपनी के साथ एम्प्लॉयड है, और बोर्ड कह रहा है कि ये केएमपी है, तो केएमपी माने जाएंगे। यस, एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके सारे बच्चे, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी इजी। ओके चलो जवाब देंगे बच्चों, एवरीबडी समझा, एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा? हाँ जी कि ना जी, डिटेल में सबको समझा? तो अभी तक आपने मेरे साथ क्या पढ़ा बेटा, जवाब दे दोगे, जवाब दोगे तो दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, चलो एवरीवन, आपने भी क्या पढ़ा बेटा, लिस्टेड कंपनी, और क्या पढ़ा, केएमपी, राज मैडम जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया, मेरे जुरिस्डिक्शन में आप आते हो कि नहीं, मेरे एरिया में, बेटा ये तो बेसिक वर्ड है बेटा, जुरिस्डिक्शन मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया ना। चलो उसके बाद क्या हो गया, आपने क्या पढ़ा आज की क्लास में, स्मॉल कंपनी। चलो मैम अगर बोर्ड सीए को बोले बेटा अंकित, ऐसे थोड़ा अंकित, थोड़ा सोच के, थोड़ा सोच के, ऐसा कुछ भी मन में आ गया और कुछ भी चैट में मत लिखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक बेटा सीए कौन होता है, जो आपके कंपनी का ऑडिटर हो। अब तुम सीए का कोर्स कर रहे हो और वो केएमपी की डेफिनेशन में लिखा नहीं है तो तुम्हारा दिल दुख रहा है। बेटा सोचो, ऑडिटर मतलब कौन होता है, ऑडिटर मतलब वो जो कंपनी की आके ऑडिट करे, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आके चेक करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर तरीके से बना है कि नहीं। ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर मतलब वो आदमी जो साल खत्म होने के बाद आता है, आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोलता है, चेक करता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्ची तरीके से बने हुए हैं कि नहीं। सिर्फ उतना काम है, क्या वो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, क्या ऑडिटर कंपनी के कोई डे टू डे काम धंधे में इन्वॉल्व है, नहीं। क्या वो कंपनी को, कंपनी के काम में, बिजनेस में इंटरफेयर करता है, नहीं। क्या उसका ये काम भी है, नहीं। ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं है, कंपनी तुम कैसे भी काम करो, कंपनी तुम लॉस में काम करो, प्रॉफिट में काम करो, मेरे को क्या, मैं तुम्हारे कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हूं क्या, नहीं। मैं तो साल में एक बार आता हूं, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोल के देखता हूं कि वो ठीक है कि नहीं। अंकित मैंने अभी बताया था, अगर कोई सीएफओ अपॉइंटेड एज अ सीए, पोस्ट के बेसिस पे होता है बेटा। अंकित ध्यान दे यार, पोस्ट, अगर कोई, अभी मैंने बताया कोई सीएफओ है जो सीए है, तो क्या वो केएमपी माना जाएगा, यस। अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है जो सीए, तो क्या केएमपी है वो, हाँ। ठीक है, पोस्ट के बेसिस पे होता है बेटा, किस 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 पोस्ट पे आदमी बैठा हुआ है जिसे हम केएमपी बोले। चलो ठीक है, ओके। एवरीवन चलिए जी, एवरीबडी बेटा जी, सारे बच्चे चलो आगे बढ़ेंगे, या ब्रेक की जरूरत है तुम लोगों को? वैसे तो कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, जितना पढ़ते नहीं है तुम उतने ज्यादा डाउट पूछ लेते हो। थोड़े से लॉजिक के साथ पढ़ोगे ना, सारी चीजें क्लियरली दिखेगी। थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। चलो सभी बच्चों को आज जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें कोई भी डाउट आया, आपको कोई ब्रेक व्रेक चाहिए तो बता देना, मैडम ज्यादा हो गया, अब हमसे प्रोसेस नहीं हो रहा, अब हमसे समझ में नहीं आ रहा, हमें हमें ब्रेक दे दो मैडम, हमसे नहीं झेल पा रहे हम, तो फिर ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। चलो ओके, चलिए तो आपने भी क्या पढ़ा, केएमपी पढ़ा, ओके।
ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, कुशाग्र को ब्रेक चाहिए, बाकी कह रहे ब्रेक नहीं चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ब्रेक का ब्रेक भी हो जाएगा और आपका एक प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, आपसे एक सवाल क्लास में देते हैं, सारे बच्चे इसे क्लास में पढ़ें और देखें। चलो इसको पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। एवरीवन ओके, चलो आओ, चलो ध्यान से पढ़ना बेटा। मैं पढ़ती हूँ, चलो। H लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ S प्राइवेट लिमिटेड। H क्या हो गया, ऐसा डायग्राम बना लिया करो अपने दिमाग में। H क्या हो गई, होल्डिंग हो गई, S क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई, ठीक है। As per the latest P&L account for the year ending 31 March 22 of S Private Limited, S Private Limited का जो टर्नओवर है 1.8 करोड़ का है, ठीक है। एंड जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना है, 80 लाख रुपए का है। मुझे बताओ टर्नओवर कितना है 1.8, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 80 लाख का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, ठीक है, ओके। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइज द डायरेक्टर दैट कंपनी कैनॉट बी कैटेगराइज एज स्मॉल कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी ने क्या एडवाइस दिया है कि आप स्मॉल कंपनी नहीं माने जाओगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, इन द लाइट्स ऑफ द अबव फैक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सीएस बोल रहा है वो सही बोल रहा है। सीएस कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हम इसे स्मॉल नहीं मानेंगे, हम इसे स्मॉल नहीं मानेंगे, ऐसा सीएस कह रहा है। अब आपको सीएस सही कह रहा है कि नहीं ये बताना है। तो आइएगा, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, हाँ वेरी वेरी गुड। इधर आ जाओ, गलत बोल रहा है, अच्छा कोई कह रहा है, चलो मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी, तुम सारे बच्चे जवाब दो, देखते हैं। कोई कह रहा है मैडम सही तो कह रहा है, कोई कह रहा है मैडम सही नहीं कह रहा है। सीएस होशियार है, आरटीएस फिल्मी कह रहा है मैडम होशियार आदमी है, सही कह रहा है। सीएस इज करेक्ट इन दिस प्रॉब्लम, शिप्रा कह रही है, मानसी कह रही है करेक्ट है, नॉट अ स्मॉल कंपनी, अच्छा सही कह रहा है, सीएस इज राइट। बाकी का क्या कहना है, आपको क्या लगता है सीएस सही है कि गलत है? काम से निकाल देना चाहिए क्या सीएस को? मैडम ये तो कोई काम का ही आदमी नहीं है यार, है गलत एडवाइस दे रहा है, स्मॉल कंपनी नहीं है। चिंटू चिंटू, अरे वाह करेक्ट, सही है। अच्छा बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया तुम लोगों ने, वेरी वेरी गुड यार, ऐसे कैसे हो गया? इधर आ जाओ, देखो सबसे पहले ऐसे कंपनी में आंसर्स कैसे लिखने हैं, वेरी सिंपल। पहले आप बताओ स्मॉल कंपनी क्या होती है, ठीक है, पूरा का पूरा लिख दो बेटा। यहाँ पे तो शॉर्ट में लिखा हुआ है स्मॉल कंपनी मतलब वो जो पब्लिक ना हो, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड ना करे, एंड जिसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 40 करोड़ से एक्सीड ना करे। तुम पूरा लिखना, इधर छोटे में लिखा है पर तुम पूरा लिखना। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो हायर कितना प्रिस्क्राइब्ड है, 4, बट और भी आगे प्रिस्क्राइब हो सकता है, नॉट मोर देन 10। तुम पूरा लिखना। बट कहता है ये सारे कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती। अगर आप एक होल्डिंग हो या सेक्शन 8 कंपनी या सब्सिडरी कंपनी हो, या फिर अगर आप एक कंपनी हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो गवर्नड बाय द स्पेशल एक्ट, ठीक है, ओके। इन द इंस्टेंट केस एज पर द लेटेस्ट पीएनएल, एस प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर 1.8 सीआर है, तो ये आपने पूरा प्रोविजन लिख दिया। अब आप फैक्ट ऑफ द केस लिख रहे हो विच इज दिस, क्या टर्नओवर कितना है 1.8 है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 80 लाख है। एस लिमिटेड एज पर द टर्नओवर एंड पेड अप शेयर कैपिटल, अगर हम सिर्फ टर्नओवर देखें या सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल देखें तो ये क्वालिफाई करती है स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। पर हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या इसे हम स्मॉल कंपनी कह नहीं सकते क्योंकि ये किसी इट्स अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। आपने पढ़ा था कि एक कंपनी स्मॉल कंपनी कब मानी नहीं जाएगी, जब या तो आप एक होल्डिंग हो या तो आप एक सब्सिडरी हो, तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है
कि अगर आप एक होल्डिंग या सब्सिडरी हो तो आप स्मॉल माने नहीं जाते। तो मुझे बताओ, अगर आप एक सब्सिडरी हो भी तो क्या आप स्मॉल माने जा सकते हो? नहीं। तो कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज वेरी 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 करेक्ट इन दिस केस। व्हाई? बिकॉज स्पेसिफिकली हमने पढ़ा था कि ये 3 तरह के कंपनीज कभी भी क्या नहीं माने जा सकते? स्मॉल। अगर आप एक होल्डिंग सब्सिडरी हो, या आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो, या फिर आप एक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट हो जो गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट हो। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एस है वो एच की क्या है? क्या है? सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी कैन नेवर बी अ होल्डिंग, सॉरी, कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी। ठीक है, चलिए मैम, फैक्ट्स के बाद एनालिसिस भी लिखना है? नहीं, प्रोविजन लिखो, फैक्ट्स लिख दो, कंक्लूजन लिख दो, कंक्लूजन लिख दो, प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन। ठीक है, चलो एवरीवन, चलिए जी, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइएगा। तो आई होप सारे बच्चों को, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, स्पेसिफिकली हटाया गया है कि स्मॉल कंपनी, अगर आप एक सब्सिडरी हो, होल्डिंग हो, तो आप स्मॉल माने ही नहीं जाते। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, या फिर अगर आप कोई स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्नड हो, तो आप नहीं माने जाओगे। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे मैम? अब हम करेंगे आगे, आगे की बात पे गौर फरमाएंगे। चलो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब आप मेरे साथ ये पढ़ोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 60। ठीक है, ओके। ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब देखो, कंपनी मुझे बताओ एक जीता जाता आदमी है, या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? मुझे एक बात बताओगे सारे बच्चे, मैडम कंपनी एक जीता जाता आदमी है, या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? मैडम कंपनी आंख से देख थोड़ी सकती है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ का बनाया हुआ आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी। यस। तो मैडम एक बात बताओ, हु इज द ऑफिसर इन डिफॉल्ट? कल चलकर अगर कंपनी कंपनीज एक्ट को कंप्लाई नहीं कर रही, या जो दूसरे लॉज आपके ऊपर लगते हैं आप उन्हें कंप्लाई नहीं कर रहे, तो किसकी गर्दन पकड़ी जाए, किसका कॉलर पकड़ा जाए? मैडम कंपनी का तो कॉलर पकड़ नहीं सकते, कंपनी तो कोई आदमी नहीं है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को चलाने के लिए कौन लोग चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, राइट? कल चलकर कंपनी ने अगर कोई लॉ का नॉन कंप्लायंस किया, तो हु विल बी द पर्सन इन डिफॉल्ट? किसका डिफॉल्ट माना जाएगा? कौन ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा? तो कहता है, देखो ये पढ़ते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोविजन इन द एक्ट विच एनैक्ट्स दैट एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट। कौन सा ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा, उसी को पेनल्टी और उसी को पनिशमेंट मिलेगी, या उसी को जेल जाना या फाइन जाना, फाइन लगेगा। मतलब अब बहुत सारी पनिशमेंट होती है, आपने ये नहीं किया, आपने फ्रॉड कर दिया, कंपनी ने फ्रॉड किया, तो जेल जाना पड़ेगा। कौन जेल जाएगा? कहता है जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा वो जेल जाएगा। मैडम हु इज द ऑफिसर इन डिफॉल्ट? कहता है पहली चीज, होल टाइम डायरेक्टर। कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर क्या माना जाता है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। केएमपी, केएमपी की मैनेजरियल पर्सोनल। अब भी आप पढ़कर आए थे क्या केएमपी में कौन आता है? एमडी, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर। मैडम होल टाइम डायरेक्टर भी तो केएमपी में आ जाता है। यस। तो कहता है होल टाइम डायरेक्टर केएमपी। कहता है वेयर देयर इज नो केएमपी। अगर मान लो किसी कंपनी में केएमपी है ही नहीं, किसी कंपनी में सीईओ, सीएफओ, एमडी वगैरह है ही नहीं, ये पोस्ट है ही नहीं, मान लो किसी कंपनी में केएमपी है ही नहीं, तो फिर कौन माना जाएगा? तो कहता है ऐसे डायरेक्टर या डायरेक्टर्स जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किए हैं इस बिहाफ में, और जिन लोगों ने अपना कंसेंट दे दिया है राइटिंग में बोर्ड को टू सच स्पेसिफिकेशन। मतलब अगर मान लो कंपनी में केएमपी नहीं है, तो बोर्ड ने बोला कि अगर कोई ऊंच नीच होती है तो तुम लोग क्या माने जाओगे? ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाओगे। और उन लोगों ने भी स्वीकार लिया, अपना कंसेंट दे दिया लिखित में कि ठीक है, हम सजा के पात्र माने जाएंगे। तो कहता है अगर केएमपी नहीं है तो वो डायरेक्टर्स जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किए हैं कि तुम लोग सजा के पात्र माने जाओगे अगर कुछ गलत होगा, और उन लोगों ने भी अपना कंसेंट राइटिंग में बोर्ड को दे दिया कि ठीक है हम सजा के पात्र माने जाएंगे,
तो फिर सजा के पात्र कौन माने जाओगे? आप लोग माने जाओगे, ठीक है। अगर मान लो कोई को भी स्पेसिफाई नहीं किया तो सारे डायरेक्टर्स माने जाएंगे सजा के पात्र, अगर किसी भी डायरेक्टर को स्पेसिफाई नहीं किया गया। या तो बोर्ड ने बोल दिया ABCD, तुम 4 डायरेक्टर लोग, तुम लोग सजा के पात्र माने जाओगे, कल चलकर अगर ऊंच नीच होगी, जेल जूल जाना पड़ा तो तुम्हारा। उन लोग ने भी कंसेंट दे दिया, ठीक है, देख लेंगे, देखी जाएगी। पर अगर बोर्ड ने किसी भी डायरेक्टर को स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर सारे डायरेक्टर सजा के पात्र माने जाते हैं। ऑल द डायरेक्टर सजा के पात्र माने जाते हैं, ठीक है। ओके मैडम, ऑल द डायरेक्टर्स। तो पहले क्या बोला, चलो मेरे साथ सारे बच्चे सुन के हम एक चीज लिखते हैं। OID सजा के पात्र कौन? होल टाइम डायरेक्टर। KMP, वैसे KMP में आ ही जाता है होल टाइम डायरेक्टर, बट एनी विच वेज 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। OID और कौन हो गया बेटा? अगर कोई KMP नहीं है, इफ नो KMP, तो डायरेक्टर्स स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। ऐसे डायरेक्टर जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किए हैं, डायरेक्टर्स दैट आर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और जिन्होंने बोर्ड को अपना राइटिंग में कंसेंट दे दिया है इस चीज को लेकर, राइटिंग में कंसेंट। अगर कोई डायरेक्टर स्पेसिफाइड नहीं है, इफ नो डायरेक्टर स्पेसिफाइड, देन मैडम, देन फिर क्या होगा? ऑल डायरेक्टर्स, सजा के पात्र सारे डायरेक्टर्स। ओके, ठीक है, ओके मैडम, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखो, एनी पर्सन, एनी पर्सन अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, ऐसा आदमी जो बोर्ड या KMP के इमीडिएटली अंडर है, इमीडिएट अथॉरिटी में है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के बुक्स को मेंटेन करने की, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने की, अकाउंट्स को मेंटेन करने की, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, या नोइंगली सब कुछ जान बूझने के बाद भी हाँ भर रहा है, या फेल कर रहा है टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट एनी डिफॉल्ट। मतलब ऐसा आदमी जो KMP बोर्ड के बिल्कुल नीचे है, इमीडिएट अथॉरिटी में है, ठीक है, जिसका काम है बुक्स को मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, रिकॉर्ड को रखना, मेंटेन करना, उसका काम है, ठीक है। या तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है डिफॉल्ट में, या सब जानने के बाद भी कोई स्टेप नहीं ले रहा इस डिफॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए, तो आप सजा के पात्र माने जाते हो। मैडम, कौन आदमी सजा का पात्र माना जाता है? ऐसा आदमी जो बिल्कुल क्या हो, बोर्ड या KMP के इमीडिएट अथॉरिटी में हो। इसका काम क्या है? बुक्स को, कंपनी के बुक्स को मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मेंटेन करना, फाइलिंग करना, ये इसका काम है। अब ये या तो पार्टिसिपेट कर रहा है डिफॉल्ट में, पार्ट ले रहा है डिफॉल्ट में, या सब कुछ जानने के बाद भी नोइंगली या तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, फेल्स टू टेक एनी एक्शन टू प्रिवेंट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? इसे क्या कहेंगे? OID, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एवरीबडी, यहां तक किसी को भी कोई डाउट बेटा? एनीबडी, एनी डाउट? ऐसा आदमी जो बोर्ड और KMP के इमीडिएट अथॉरिटी में है, जिसका काम है डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने का काम है, या तो जानबूझ के वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है, या सब पता होने के बाद भी चुप बैठा हुआ है, मैं पता है मेरे को गलत चल रहा है पर मैं कुछ कर भी नहीं रही गलत को ठीक करने के लिए, नोइंगली फेल्स टू टेक एनी एक्शन, ठीक है, ओके। तो ये कौन हो गया बेटा? OID हो गया। उसके बाद क्या कहता है? कहता है एनी पर्सन, कोई भी ऐसा आदमी जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं, इज अकस्टम टू एक्ट। ये कौन लोग होते हैं? आप आगे डेफिनेशन पढ़ोगे, ये प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के। प्रमोटर्स मतलब ऐसे लोग जिनके एडवाइस पे, जिनके डायरेक्शन पे, जिनके इंस्ट्रक्शन पे कौन काम कर रहा है? कंपनी की बोर्ड काम कर रही है। ऐसे लोग जिनके कहने पे, जिनके इंस्ट्रक्शन पे कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। कंपनी में CA आया और CA ने बोला बोर्ड को, ए बोर्ड, इस काम को ऐसे किया करो यार, बोर्ड अपने बुक्स को ऐसे मेंटेन किया करो यार,
बोर्ड अपने रिकॉर्ड्स को ऐसे रखा करो यार। तो बोर्ड सुन रही है और सीए के बात के हिसाब से काम कर रही है, तो क्या सीए भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा? मैडम आपने ये लिखा हुआ है कोई भी ऐसा आदमी जिसके कहने पर बोर्ड एक्ट करे। तो मान लो सीए कुछ कह के गया है और उसके कहने पे बोर्ड कोई काम कर रही है, तो क्या वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाएंगे? कहता नहीं। अदर देन अ पर्सन हु गिव्स एडवाइस टू बोर्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब देखो सीए आके अगर कोई एडवाइस देता है ना, तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देता है। सीए अगर आके बोर्ड को कुछ कहता है तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है। एज अ सीए अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में रह के एडवाइस दे रहा है, उसकी बात नहीं की जा रही। कहता है ऐसे दूसरे आदमी जो टॉप लेवल वाले जैसे प्रमोटर्स हो गए, जिनके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं? ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ये क्या कहता है? एवरीबडी, इधर आइएगा, एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कहता है हर वो डायरेक्टर हु इज अवेयर ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन, कंपनी का हर एक डायरेक्टर जिसे पता था कंपनी गलत कर रही है, जिसको पता था कंपनी कॉन्ट्रवेंशन कर रही है। कैसे पता था? बाय वर्च्यू ऑफ रिसीट ऑफ हिम ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। उसे पता चल गया था, उसे पता था, एवरी डायरेक्टर जिसे पता था, जो अवेयर था कॉन्ट्रवेंशन के बारे में कि कंपनी गलत कर रही है, उसे पता है। क्यों? क्योंकि उसे बोर्ड ने जो भी डिसीजन लिए थे उसको उसकी प्रोसीडिंग मिली थी, उसके डिटेल्स, बोर्ड ने क्या क्या डिसीजन लिए उसको डिटेल्स मिले थे। अब उसको पता है कि देखो गलत डिसीजन लिया गया, ये गलत काम हो रहा है। कहता है या तो उसे इस गलत काम के बारे में कैसे पता है? क्योंकि बोर्ड ने क्या क्या डिसीजन लिया उसको प्रोसीडिंग मिले थे, या फिर और उसने खुद इस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट किया था। जब ये सारा गलत काम हो रहा था उसने खुद इस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट किया था और कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया था, विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू द सेम, राइट? तो मुझे बताओ ये डायरेक्टर भी क्या माना जाएगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मतलब हर वो डायरेक्टर जिसे पता था, जिसको अवेयरनेस थी इस कॉन्ट्रवेंशन के बारे में। कैसे? या तो बोर्ड ने क्या प्रोसीडिंग्स किया है आपको पता चल गया था, या आपने खुद ने इस प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया था और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया था। तो आप बेसिकली चुप बैठे हुए हो, आपको पता है गलत हुआ, लेकिन आप उस प्रोसीडिंग के पार्ट भी हो, लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं दिखा रहे। या ये कॉन्ट्रवेंशन आपकी कंसेंट से ही हुआ है, ये जो गलत काम हुआ है इसकी सहमति तुमने दी थी, ये कॉन्ट्रवेंशन आपकी कंसेंट से हुआ है, तुमने हाँ भरा था, तुमसे पूछा गया था, तुमने भी कहा था कर लो अपना तुमने अपनी सहमति दी थी, तो ये कॉन्ट्रवेंशन तुम्हारी सहमति से हुआ। या फिर तुम चुप बैठे हुए थे, ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तुम उस प्रोसीडिंग का पार्ट थे, मतलब जहां पे गलत काम हो रहा था तुम उसमें पार्टिसिपेट करके बैठे हुए थे और मुंह से चू भी नहीं निकाला तूने, ऑब्जेक्ट भी नहीं किया तुमने, तो फिर क्या आप भी क्या माने जाओगे? डायरेक्टर, आप ऐसे डायरेक्टर क्या माने जाएंगे? OID माने जाएंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। और कहता है चलो पहले इतना लिखते हैं, आओ तो मुझे बताओ, चलो एक काम करते हैं, वापस से एक बार लिखेंगे। चलो एवरीबडी, आप लोग मुझे, अब आप क्या करोगे? आंसर को अपने मन में बोलो। स्क्रीन पे मैं लिख रही हूं, तुमको चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस रिपीट करो, अपने मन में ही बोलो ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हें पूरा अच्छे से समझे। KMP कौन हो गया बेटा? होल टाइम डायरेक्टर मैडम। और कौन हो गया मैडम? KMP हो गया मैडम। ओके मैडम, की मैनेजरियल पर्सन हो गया। हाँ जी, उसके बाद मैडम हम KMP किसको बोलते हैं? देखो अगर कोई कंपनी में KMP नहीं हो फिर मैडम कौन होगा? इफ देयर इज नो KMP, कहते ऐसे डायरेक्टर्स जो किसने स्पेसिफाई किए हुए हो, ऐसे डायरेक्टर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, बोर्ड ने जिन्हें स्पेसिफाई किया है एंड जिन्होंने क्या कर दिया है, अपना राइटिंग में कंसेंट भी दे दिया है कि ठीक है हम अग्री करते हैं। ओके, तो ऐसे लोग क्या माने जाएंगे? सजा के पात्र माने जाएंगे। ठीक है, अगर मैडम किसी को भी स्पेसिफाई नहीं किया तो सारे डायरेक्टर्स। ओके, फिर ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, जिसके कहने पे बोर्ड क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। ऐसे पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शन पे कौन एक्ट कर रहा है? बोर्ड एक्ट कर रहा है। वेरी गुड। फिर क्या है? ऐसा पर्सन, ओहो, ऐसा पर्सन जो कि बोर्ड या फिर KMP के इमीडिएट अथॉरिटी में है और जिसका काम क्या है? मेंटेन करना, बुक्स को मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, फाइल करने का इसका काम है। ठीक है,
या तो इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया या फिर इसने क्या किया, पता होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा आदमी हु फेल्स टू टेक एनी एक्शन, जिसने कोई एक्शन नहीं लिया, या हो सकता है पूरा अपना सहयोग दिया हो, पार्टिसिपेट किया हो, तो ये क्या हो गया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। या फिर अभी आपने कौन सा आदमी पढ़ा, सारे बच्चे क्या आदमी पढ़ा आपने, ये आपने इमीडिएट अथॉरिटी वाला पढ़ लिया, जिसके कहने पे बोर्ड एक्ट करे, ये पढ़ लिया। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको अभी अभी बताया था वो डायरेक्टर्स जो अवेयर है गलत के बारे में, अवेयर है कॉन्ट्रवेंशन के बारे में, जिनको पता है गलत हुआ। कैसे पता है, या तो वो लोग पार्ट थे उस प्रोसीडिंग्स के, दे वर पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, नो ऑब्जेक्शन। या फिर आपको मिल गया था प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड आप थे तो नहीं उस प्रोसीडिंग का पार्ट, लेकिन बोर्ड ने किस किस चीज पे डिस्कशन किया आपको पता चल गया, प्रोसीडिंग्स मिल गए। या फिर आपकी कंसेंट से ही ये कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, तुम्हारे हाँ भरने पर ही ये गलत काम हुआ, या तुम उस प्रोसीडिंग का पार्ट थे, तुम उस मीटिंग वगैरह का पार्ट थे जिसमें ये कॉन्ट्रवेंशन हुआ था, या तुम्हें प्रोसीडिंग मिल गई है बोर्ड की तो तुम्हें पता चल गया, अवेयर हो तुम की कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, तो ऐसे डायरेक्टर्स क्या होंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। सारे बच्चे समझ गए बेटा? हाँ जी, एवरीबडी, एवरीबडी, चलो मुझे बताओगे आप सभी को समझा? एक है इमीडिएट अथॉरिटी वाला आदमी, कोई केएमपी नहीं है तो डायरेक्टर ने जिन्हें स्पेसिफाई किया है, ऐसा पर्सन जिसके कहने पर बोर्ड एक्ट करे, हर वो डायरेक्टर जिन्हें कॉन्ट्रवेंशन के बारे में पता है, क्यों, क्योंकि वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट किए थे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाए, या जिनके कहने से, जिनके कंसेंट से ये गलती हुई है, उन्हें पता है इस कॉन्ट्रवेंशन के बारे में। तो आप क्या हो, आपको सब कुछ तो पता था, तुम उस प्रोसीडिंग में बैठे हुए थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, तुमने हाँ भी भरा था उस कॉन्ट्रवेंशन को लेके, तो तुम डायरेक्टर, तुम भी लायबल हो। फिर कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर ऑफ द कंपनी, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर्स टू द इशू ऑफ ट्रांसफर। कहता है अगर मान लो शेयर ट्रांसफर को लेके, शेयर इशू को लेके अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, आगे आप जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको मैं ऊपर ऊपर से ही बताऊंगी, क्योंकि शेयर इशू प्रोस्पेक्टस आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे। कहता है अगर शेयर इशू को लेके कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है या शेयर ट्रांसफर को लेकर कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, तो ये लोग भी सजा के पात्र माने जाते हैं। शेयर ट्रांसफर एजेंट जो बीच में इन्वॉल्व है, या जो रजिस्ट्रार इन्वॉल्व है, मर्चेंट बैंकर्स टू द इशू ऑफ ट्रांसफर, टू द इशू और ट्रांसफर, ट्रांसफर को लेके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट इन्वॉल्व है, रजिस्ट्रार इन्वॉल्व है या मर्चेंट बैंकर, इसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में आपको समझाएंगे। एक बार आप इसे पढ़कर रख लेंगे, बाकी ये डिटेल में आगे आएगा। ठीक है, तो कहते हैं शेयर इशू हुआ है या ट्रांसफर हुआ है तो रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट जो भी इस कॉन्ट्रवेंशन में इन्वॉल्व थे, वो सारे क्या होंगे, लाइबल माने जाएंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, OID। सारे बच्चों को समझ गया है? वेरी 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 इजी, बड़ा बड़ा दिखता है पर है बहुत इजी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अब ब्रेक का समय है, मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देती हूं, तब तक आप इसे यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक, तब तक आप क्या करें, इसे रीड करोगे। आई विल बी बैक। ओके, चलिए, ओके बेटा जी, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, टिल देन यू रीड इट। ओके, चलो, ओके बाय, सी यू इन 5 मिनट्स।
चलिए जी, एवरीवन, वी आर बैक। अरे बाप रे, आरटीएस फैमिली फिल्मी, वाह वाह बेटा, फिल्मी हो रहे हो आप तो। चलो ब्रेक में एंजॉय किया करो, डोंट वरी। चलो ऑल राइट एवरीवन, तो ये क्या हो गया, ओआईडी हो गया। ओआईडी सबको समझ गया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट सबको समझ गया। हाँ जी मैडम, ओआईडी बहुत बढ़िया से हमें समझ गया। रिवाइज किया था कि नहीं? अभी मैं तुमको छोड़कर गई थी, इधर उधर टाइम पास कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे रीलें चला रहे थे क्या? हाँ मैम, गाना सुना दो, ब्रेक के बाद गाना सुना दो। चलो एक कॉन्सेप्ट के बाद गाना सुनाते तुम्हें, जो तुम बोलोगे वो गाना सुनाएंगे, ठीक है? चलो पता था, वेरी गुड। चलिए ये हो गया बेटा ऑफिसर एंड डिफॉल्ट, वेरी वेरी नाइस मैडम। अब आगे बढ़ा दो मैडम। अब आप सबसे पहले मेरे साथ पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। एवरीवन इधर आ जाओ। मैम इंस्टा बंद है, वेरी गुड यार, ऐसा सात्विक बन के रहोगे जीवन में, बढ़िया आगे जाओगे। 2 क्लॉस 40 किधर है? 2 क्लॉस 40 दिख क्यों नहीं रहा है? चलो वेरी गुड, इधर आ जाओ मैडम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? कहता है इन रिलेशन टू अ कंपनी, एक मिनट, हम किसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मतलब क्या होता है मैडम? जैसे मैम हर एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं क्या? हाँ, आप अकाउंट्स में सीखते हो क्या कैसे बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सीखते हो कि नहीं? हाँ मैडम सीखते हैं। तो मैडम हर कंपनी को, हर कंपनी क्या, कोई भी एंटिटी हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कोई भी हो, क्या हर हर एंटिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं क्या? यस। तो मैडम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट? बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाता है बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द केस ऑफ अ कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रहे हैं, उन लोगों को पीएनएल नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। जनरली सभी पीएनएल बनाते हैं, लेकिन जो कंपनी क्या कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज पीएनएल नहीं बनाती, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। किस नाम से बुलाती है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कैश फ्लो बनाना पड़ता है, अकाउंट्स में आप सीखेंगे कैश फ्लो बनाना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप कब प्रिपेयर करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के पास स्टार्टिंग में कंपनी का लेट्स से इशूड पेड अप शेयर कैपिटल था 40 लाख का, लेट्स से 40 लाख का आपका इक्विटी था। अब मान लो हो सकता है तुमने नए शेयर्स को इशू किया हो और 20 लाख के नए शेयर्स इशू हुए हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है तुमने बाय बैक किया हो, तो तुम्हारे इक्विटी में चेंजेस आए हैं क्या? तो आपको ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाना पड़ेगा। कब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओगे? अगर इक्विटी में कोई चेंजेस आए हैं, लेट्स से हो सकता है साल भर में तुमने नया इक्विटी इशू किया हो, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी को तुमने बाय बैक कर लिया हो, कोई भी चीज हो सकती है। तो आपकी इक्विटी के फिगर में चेंज आया है क्या? हाँ, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाना पड़ेगा, अगर अगर आपके इक्विटी के फिगर में कोई चेंज आया है। कई बार ऐसे कंपनी करती है क्या, ऑलरेडी मेरा इक्विटी है 40 लाख का, लेट्स से तुमने 4 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं ऑफ ₹10 ईच। अब कंपनी और 2 लाख शेयर इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच, तो मुझे बताओ इक्विटी के फिगर में चेंज आ रहा है? हाँ, तो आपको ये स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, ठीक है? ओके। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी नोट अटैच टू forming part of any document in subclause 1
टू सब क्लॉज 4, मतलब इसके साथ अटैच होने वाले एनी शेड्यूल्स, आप शेड्यूल्स बनाते हो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, कैश फ्लो बनाते हो, तो मतलब नोट्स टू अकाउंट्स। ये कह रहा है सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 4 के साथ और भी जो तुम एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रिपेयर करते हो, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स कहता है वो भी किस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। तो सारे बच्चे मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, सारे बच्चे बताओगे। मैडम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट बनाना, मतलब पीएनएल बनाना, बट एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, पीएनएल नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। अच्छा, फिर मैडम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फिर आपके अगर इक्विटी के अंदर चेंजेस आए हैं तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर इक्विटी में कोई चेंजेस आए हैं तो, ठीक है। फिर इन सबके साथ अटैच होने वाले नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स वो भी क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो इनके साथ अटैच होते हैं, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स, तो ये भी इसका पार्ट बनते हैं। तो ये हो गए बेटा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे नीचे अभी हम पढ़ेंगे कुछ कंपनीज को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं होती। किसको, अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी हो, अगर आप एक स्मॉल कंपनी हो, अगर आप एक डोरमेंट कंपनी हो, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, तो ऐसे केस में आपको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब किन के ऊपर कैश फ्लो बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओपीसी पे, स्मॉल कंपनी पे, वो प्राइवेट कंपनीज जो स्टार्टअप है, डोरमेंट कंपनीज पे कैश फ्लो बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कहता है देखो इधर आइएगा, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, पता है क्या सबको क्या होता है, एवरीबडी। डोरमेंट कंपनी मतलब इनएक्टिव कंपनी, जिनके कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, पिछले आपने 2 सालों में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक फाइल नहीं किए हैं, तो वो क्या हो गए बेटा, डोरमेंट कंपनी, जो इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव है तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के करोगे ही क्या, करेक्ट। तो आप लोगों को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। और कहता है वो प्राइवेट कंपनीज जो क्या हो, स्टार्टअप कंपनीज हो, कहता है 1 पर्सन, स्मॉल, डोरमेंट कंपनीज, वो प्राइवेट कंपनीज, वो प्राइवेट कंपनीज जो क्या है, स्टार्टअप है। अब मैडम स्टार्टअप क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, आपके सिलेबस में नहीं है अभी, ये पॉइंट खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी स्टार्टअप किसको कहते हैं हम। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि वो प्राइवेट कंपनीज जो स्टार्टअप है उनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे बच्चों को समझा, एवरीबडी। शिप्रा इनएक्टिव, डोरमैट हो गया ना बेटा, लिख दिया। डोरमैट मतलब कौन हो गए, इनएक्टिव कंपनी, जो एक्टिव ना हो, जिसमें कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन ना हो, जिन्होंने पिछले 2 सालों में ना तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल ना किया हो आरओसी के पास, वही होते हैं। सारे बच्चों को समझा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या, वेरी सिंपल। अब कैश फ्लो बनाने की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है, किस किस को, ओपीसी को, स्मॉल को, डोरमैट कंपनी को, या वो प्राइवेट कंपनीज जो स्टार्टअप कंपनीज होंगे उनको भी क्या नहीं बनाने की जरूरत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपके सिलेबस में बेटा ये डिफाइन नहीं किया गया कि स्टार्टअप क्या होता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक बेसिक बताती हूँ। आप लोगों ने स्टार्टअप स्टार्टअप बहुत सुना है क्या, अभी आजकल स्टार्टअप कल्चर है, सारे बच्चे मुझे बताओगे आप लोगों ने ये नया स्टार्टअप आ गया है मार्केट में, ये नया स्टार्टअप है, सुना है क्या आप लोगों ने। जैसे शार्क टैंक वगैरह अगर आप देखते हो तो कई सारे स्टार्टअप्स आते हैं, है ना। तो मैडम स्टार्टअप क्या होते हैं, हम किसको कहते हैं स्टार्टअप कंपनी। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक बताती हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पर आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टअप कंपनी हम किसको कहते हैं बेटा, कहता है देखो स्टार्टअप कंपनी क्या होती है, आप you must be a private company और you must be a LLP और you must be a registered firm। कहता स्टार्टअप होने के लिए या तो आप एक रजिस्टर्ड फर्म होने पड़े, या आप LLP होने पड़े, या आप एक प्राइवेट कंपनी होने पड़े, राइट, ओके। आप अपने इनकॉर्पोरेशन में विद इन 10 years of its incorporation, आपको इनकॉर्पोरेट होके 10 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं होना पड़ा। आप स्टार्टअप कब कहलाओगे, जब आपको बन के, इनकॉर्पोरेशन मतलब बनकर, आपको बनकर अभी 10 साल से ज्यादा का पीरियड हुआ नहीं है बेटा, और आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, इन एनी फाइनेंशियल ईयर, आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं किया है, नेवर एक्सीडेड 100 करोड़। अगर आपका टर्नओवर आपके किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कभी भी आपका टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड ना किया हो, आपको बनकर 10 साल से ज्यादा नहीं हुए हो, और स्टार्टअप कंपनी मतलब वो होती है बेटा जो कोई न्यू प्रोडक्ट या कोई न्यू टाइप की सर्विस मार्केट में लाई है, जो कि काफी स्केलेबल बिजनेस है, जिसको स्केल किया जा सकता है, जिसका वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, और काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जिससे जनरेट किया जा सकता है। स्टार्टअप कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो या तो कोई इंप्रूवमेंट लाई है, या कोई नए प्रोडक्ट या नया कोई सर्विस डेवलप करके लाई है, जो एकदम स्केलेबल बिजनेस है, जिसके अच्छा खासा जिसका वॉल्यूम हो सकता है, जो जिसमें पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, उसे हम कहते हैं स्टार्टअप। अब ये सारे कंडीशंस जो सेटिस्फाई करता है उन्हें हम कहते हैं स्टार्टअप। नया प्रोडक्ट लेकर आए हो, आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से एक्सीड ना किया हो, बनकर 10 साल से ज्यादा का पीरियड ना हुआ हो, आप क्या होने चाहिए, या तो एक प्राइवेट कंपनी जैसे रजिस्टर्ड होने चाहिए, या एक एलएलपी जैसे रजिस्टर्ड होने चाहिए, या एक रजिस्टर्ड फर्म जैसे रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है एवरीबडी। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को अब आज की डेट पे तुम सर्च करो, कितने सारे स्टार्टअप्स है। आप, मैं तो आपको क्या बताऊं, आपको इतना बेसिक है ये, आप खुद सोचिए इंडिया में आज कितने सारे स्टार्टअप्स है। अब कोई बोल रहा है जोमैटो, मैडम जोमैटो तो बेटा लिस्ट हो गया, पब्लिक हो गया। अब कहता है स्टार्टअप मतलब वो जो स्पेसिफिकली प्राइवेट एलएलपी या रजिस्टर्ड फर्म हो। ठीक है, अब जोमैटो क्या है, अरे यूसीए स्टार्टअप, but UCA is an LLP within 10 year of its incorporation। इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हाँ, जब मतलब ऑफ कोर्स टर्नओवर नेवर एक्सीडेड 100 करोड़, राइट। न्यू प्रोडक्ट, ऑनलाइन एजुकेशन, तो क्या हो गया स्टार्टअप। एवरीबडी समझा क्या? ओके एवरीबडी समझा जिसे हम स्टार्टअप कहते हैं। हालांकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे आ गया ये वर्ड स्टार्टअप, तो आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग यू ऑल कि स्टार्टअप क्या होता है। क्योंकि देखो आप अब सीए के बच्चे हो, और आप लोग इस जमाने में हो कि आपको पता होना चाहिए, अब इतना स्टार्टअप का ट्रेंड है तो पता होना चाहिए स्टार्टअप कहते किसको है। ठीक है एवरीवन, तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन आपको हम क्या देंगे, थोड़ा होमवर्क देंगे। ओके, समय है थोड़े होमवर्क का। पहला होमवर्क, चलिए आइएगा। चलिए आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12 मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, नवंबर 2023 के एमटीपी में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे बेटा। एवरीबडी, इसको आप सभी बच्चे लिख कर आएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड आप क्या करेंगे, सारे बच्चे इसे अटेम्प्ट करेंगे, हम अपनी क्लास में इसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो तो एक बार हम रीड जरूर कर सकते हैं। कहता देखो, ये इंफॉर्मेशन, एक कंपनी है पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, उसके फाइनेंशियल से ये इंफॉर्मेशन निकाली गई है। क्या इनका पेड अप शेयर कैपिटल है कितना, ₹50 लाख, 5 लाख शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशूड है ₹10 के। इनका पेड अप शेयर कैपिटल इतना है। देयर इज नो चेंज इन दी पेड अप शेयर कैपिटल देयर आफ्टर, उसके बाद में कोई भी इक्विटी में चेंजेस नहीं हुए हैं। 5 लाख शेयर्स इशू किए थे ₹10 के, और कोई इक्विटी में चेंज नहीं हुआ है। ओके ठीक है, उसके बाद टर्नओवर है कंपनी का इतना। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट स्मार्ट सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज होल्डिंग, स्मार्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप ऑफ पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पैसिफिक है, पैसिफिक के 5 लाख शेयर्स है। अब इन 5 लाख शेयर्स में से 2 लाख शेयर किसके पास है, 2 लाख शेयर किसके पास है, स्मार्ट सॉफ्टवेयर के पास है। स्मार्ट सॉफ्टवेयर इज होल्डिंग 2 लाख शेयर्स ऑफ पैसिफिक। ओके, पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर विद द आरओसी। ठीक है,
इस स्पेसिफिक ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आरओसी के पास फाइल कर दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी फाइल किया है। प्रिस्क्राइब्ड टाइम में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कैश फ्लोज वगैरह को सबको फाइल कर दिया किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी ने एक नोटिस दिया है पैसिफिक को कि इन्होंने एज इट हैज फेल्ड टू फाइल कैश फ्लो अलॉन्ग विद बैलेंस शीट एंड पीएनएल। ओके, देखो एक्सक्लूडिंग है, सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया, इन्होंने कैश फ्लो को फाइल नहीं किया है, एक्सक्लूडिंग कैश फ्लो को फाइल नहीं किया गया है। आरओसी ने नोटिस दे दिया कि आपने अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया है, आपने बैलेंस शीट पीएनएल तो फाइल कर दी पर आपने अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया, इसलिए आरओसी ने पैसिफिक को क्या दे दिया? एक नोटिस दे दिया। ठीक है, ओके। यू आर टू एडवाइस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे एडवाइस देना है। सबसे पहले, वेदर पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी ए स्मॉल कंपनी। पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, सबसे पहला, क्या ये स्मॉल कंपनी माना जाएगा? कौन सा? पैसिफिक। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेदर पैसिफिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे इन्होंने अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया, तो क्या इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में कोई डिफॉल्ट किया है? क्या इन्हें जरूरी था कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करना? तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे बताने हैं। इन्होंने क्या कोई डिफॉल्ट किया है और क्या ये स्मॉल कंपनी माने जाएंगे? अब मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, आपको इसे होमवर्क में करके आना है। कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एवरीबडी, अभी ऐसा यस नो लिखने से नहीं चलता है, पूरा आंसर लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर लिख कर लाओगे, ऐसे यस नो दे देने से नंबर नहीं मिलते, तो पूरा लिख कर लाओगे। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे बेटा, बाय बाय। आज हमारी 3rd क्लास है, 2 और क्लास अब हमारी यूट्यूब पर होगी, उसके बाद हम ऐप पे शिफ्ट कर जाएंगे। बेटा अंकित, आपका जो अभी मेरे पास स्टडी मैट अवेलेबल नहीं है, तो कल मैं स्टडी मैट अपलोड करके लाऊंगी ताकि आपके डाउट को एड्रेस किया जाए। अभी फिलहाल मेरे कंटेंट में स्टडी मैट मेरे पास अभी है नहीं, खुला हुआ नहीं है, तो मैं आपका एग्जाम्पल ले नहीं पा रही, लेकिन कल मैं स्टडी मैट खोल कर लाऊंगी ताकि सारे बच्चों को भी वो एड्रेस हो चुके। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल राइट, सारे बच्चे होमवर्क को नोटबुक में करके लाना। ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी।